हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो केमिस्ट्री और बायो के वन शॉट रिवीजन के बाद अब बात है फिजिक्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर्स की, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने वाले हैं। और सबसे पहला चैप्टर है लाइट। लाइट वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। और ये एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। It produces ascension of vision to our eyes। तो स्पीड जो लाइट की है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा वैक्यूम में। और ये इतनी स्पीड है कि इससे हम 8 बार 1 सेकेंड में पूरे दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। दिस लाइट शो सर्टेन फीचर्स। तो सबसे पहला है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बहुत फास्टली, और इसको कहा जाता है बेटा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद लाइट जो है शैडो फॉर्मेशन करती है, कि अगर स्ट्रेट रेज लाइट की पास करेंगी एक नॉन ट्रांसपेरेंट बॉडी के एजेस के थ्रू, तो एक शार्प शैडो की फॉर्मेशन होती है उस ऑब्जेक्ट की जो उस लाइट के रास्ते में आ गया। क्लियर। तीसरी जो बात है कि लाइट शोज रिफ्लेक्शन, कि अगर किसी शाइनी सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करती हैं तो बाउंस बैक कर जाती हैं उसी मीडियम में। उसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि दे डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, कि जो थोड़ी देर पहले मैं बताया कि लाइट वैक्यूम के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है। और इसका ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी एज यू कैन से हियर, और ये वेव नेचर की तरह भी बिहेवियर शो करती है। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई बेटा लाइट की। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट इज रे ऑफ लाइट एंड व्हाट इज बीम ऑफ लाइट। तो वो बेसिक डिफरेंस पे आपका क्लियर कर देते हैं। रे ऑफ लाइट का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ द पाथ इन विच लाइट इज ट्रेवलिंग। एक स्ट्रेट लाइन पाथ एक होमोजेनस मीडियम में जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। सो ये एक सिंपल लाइन जिसमें आपको डायरेक्शन पता चल रही है, दैट इज रे। एंड बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बंच ऑफ लाइट रेज। यहां पे आप देख रहे होगे बंच ऑफ लाइट रेज या बंडल ऑफ रेज एट ए पॉइंट इज नोन एज बीम। तो यहां एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो इट इज ऑल्सो बीम ऑफ लाइट। यहां पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इट इज ऑल्सो ए बीम ऑफ लाइट। तो रे सिंगल स्ट्रेट लाइन और बंच ऑफ लाइट रेज इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस। तो यहां पे आप देख रहे होगे ये एक सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे जैसे लाइट स्ट्राइक करती है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रिफ्लेक्शन है। अगर हमारा सरफेस है स्मूथ, देन इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। कि सारी की सारी लाइट रे जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही वापस चली जाएंगी उसी मीडियम में। बट अगर हमारा सरफेस डिफ्यूज है, अनइवन है, तो लाइट रेज पैरेलल नहीं रहेंगी। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन है वो कहलाएगा डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? यहां पे देखो ये यहां पे गई, ये यहां पे, एंड सो ऑन। तो रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? दो लॉज हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो लाइट रे आ रही है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। तो ये लाइट जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में जो लाइट वापस जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और वो जो एंगल बनाएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्लियर। दूसरा द इंसिडेंट रे, ये वाली, नॉर्मल टू द प्लेन, ये वाला, एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब मिरर क्या होता है? एक ऐसा पॉलिश सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि जो मिरर पे इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। सेम साइज होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही साइज इमेज का होगा।
और डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। जितना आगे रहेंगे मिरर से उतना आगे इमेज बनेगी, जितना पीछे जाएंगे उतनी पीछे इमेज बनेगी, और हमेशा लेटरली इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्जन का मतलब उल्टा। या आपने देखा होगा ना एम्बुलेंस, एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, सो दैट जब उसको मिरर में हम देखें अपने व्हीकल के तो वो सीधा पड़ा जाए, तो उसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, यहां पे आप देख रहे हैं इनवर्ड, तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। केव से आप याद रखते हो केव अंदर की तरफ होती है। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डिफरेंस आपको पता चल गया। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेक रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर्स। तो सबसे पहला लॉ क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो है ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस के थ्रू पास होगी। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? इसका ऑपोजिट कर दो। अगर इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। दोनों याद रखना आसान। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से लाइट रे पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से वो वापस आ जाएगी, इट विल फॉलो द सेम पाथ। एंड द फोर्थ रूल इज, एक इंसिडेंट रे जो पोल पे इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होगी मेकिंग द सेम एंगल। जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन चार रूल के हेल्प से अब हम देखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो पहला क्या कह रहा है, देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, अब देखना आप, हम अभी इंफिनिटी से मिरर की तरफ आएंगे। पहला केस क्या है? हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी, जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी? फोकस पे, एट एफ। नेचर कैसा होगा कॉनकेव में? हमेशा याद रखना रियल और इन्वर्टेड, और इमेज का साइज सेम साइज, ठीक है, सेम साइज, ठीक है। इज इट क्लियर? तो पहला केस समझ में आ गया आपको कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। नहीं, सेम साइज नहीं होगा, ये डिमिनिश्ड होगा, ठीक, डिमिनिश्ड। अब दूसरा केस, इंफिनिटी पे डिमिनिश्ड, या आप कह सकते हो पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज इमेज इज फाउंड। यहां पे देख रहे हो ना, पॉइंट साइज। दूसरा, अब यहां से हम कहां गए? इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रे है वो इमेज फॉर्मेशन करेगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और इमेज कैसी हुई? रियल एंड इन्वर्टेड, बट स्मॉल साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो पहले हम इंफिनिटी थे, अब बियॉन्ड सी आ गए, अगले में कहां पे आ जाएंगे हम? तीसरा रूल क्या था? एट सी, सी पे है तो क्या होगा? एट सी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ वो फॉलो कर लेगा, ठीक है, एट सी, रियल और इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो पॉइंट साइज थोड़ा सा डिमिनिश्ड, नाउ सेम साइज। अब जैसे जैसे पास आते जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा। फोर्थ केस, अब हम यहां आ गए बिटवीन सी एंड एफ। देखिए, इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है हमारा, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी, रियल और इन्वर्टेड, और साइज अब बड़ा हो गया। अभी तक छोटा साइज था इमेज का ऑब्जेक्ट से, अब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और थोड़ा आगे जाते हैं, और थोड़ा आगे जाते हैं, एफ पे पहुंच गए हम। फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बन जाएगी? उल्टा हो गया, एट इंफिनिटी। तो रियल और इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज्ड। एंड लास्टली, जब फोकस और पोल के बीच में, अब हम पोल तक पहुंच गए, फोकस और पोल के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो ये डिफरेंस है कॉनकेव मिरर के केस में। अभी तक सारी इमेज कैसी बनी थी बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। अब कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी, याद रखना। तो 5 केसेस में तो कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन लास्ट केस में कहां बनी? कहां बनी? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के। नाउ इनको कहां यूज करते हैं? कौन के मिरर कहां यूज करते हैं? शेविंग मिरर, हेडलाइट मिरर, टॉर्च, सर्च लाइट, जहां पे भी पावरफुल बीम की जरूरत हो वहां पे उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट मिरर, जहां पे उसको ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है। ये जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर फर्नेसेस हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो दीज आर वेरियस यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स में भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे हमने कॉनकेव के केस में किया। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट, अब इसमें देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस चेंज हो गया है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज, यहां पे अपीयर वर्ड आएगा, ठीक है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, एफ से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे फोकस पे है कॉन्वेक्स मिरर के तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल, इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है तो क्या होगा? देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न बैक टू द सेम पाथ, सी से तो जाती है तो सी से ही वापस आ जाती है, एंड पोल पे है तो रिफ्लेक्शन सेम एंगल से करेगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। यहां पे भी ये 4 रूल हमें देखने हैं। लेकिन इमेज फॉर्मेशन यहां पे 2 ही केस है कि अगर कॉन्वेक्स मिरर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनाएगा? फोकस पे। यहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी अपीयर वर्ड, जहां पे भी डॉटेड लाइन आपको दिख जाए ना मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और पॉइंट साइज्ड। जबकि अगर इंफिनिटी और पोल के बीच में, दिस इज पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी? बिटवीन पी एंड एफ। ये वो पॉइंट साइज थी, ये थोड़ा सा बड़ी होगी बट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यहां पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज ये है। लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में बनेगी इमेज, कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस ऐसा होगा जब फोकस और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर बच्चों? अब इसके यूजेस देख लेते हैं, ये कहां कहां यूज होता है। रियर व्यू मिरर, उसमें लिखा भी होता है ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपकी सोसाइटीज में आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स में रिफ्लेक्टर में जो यूज किया जाता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। सन ग्लासेस में, टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लो। उसके बाद हम चलते हैं साइन कन्वेंशंस की तरफ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखिए, जो पोल से लेफ्ट या राइट, 2 कंडीशन है। पोल के राइट में है वो सारे कैसे होंगे? पॉजिटिव। पोल के लेफ्ट में जो होंगे सारे नेगेटिव। पोल से ऊपर की तरफ अपवर्ड जो होंगे वो नेगेटिव, और डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड जो होंगे वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड होंगे वो सारे नेगेटिव। बात खत्म। इसको कैस्टेरियन साइन कन्वेंशंस भी कहा जाता है। अब रिफ्लेक्शन के बाद बात आ जाती है रिफ्रैक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट रेज की, जहां पे लाइट रेज अपना पाथ चेंज कर लेती हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती हैं। या आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल आपको उठा हुआ दिखाई देता है, एक ग्लास में अगर हम पेंसिल डालें या सिक्का डालें तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। वो सब क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो जो रिफ्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन दीज 2 मीडियम्स। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? ये सारे वेव्स की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, रिफ्रैक्शन इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल वेव्स। क्यों? क्योंकि जो लाइट जब ट्रेवल करेगी 2 मीडियम में तो मटेरियल के डिफरेंस की वजह से लाइट की स्पीड भी डिफरेंट हो जाती है, एंड इट कॉजेज रिफ्रैक्शन। ठीक? तो किस पे डिपेंड करेगा रिफ्रैक्शन? ग्लास स्लैब के थ्रू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब।
दो चीजों पे मेनली ये डिपेंड करता है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अलग अलग, वैक्यूम में इसको 1 माना जाता है, एयर का थोड़ा सा ज्यादा होगा, वाटर का 1.33 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। लेकिन n की वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि एक वैल्यू है तो इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। तो n डिटरमिन करता है हाउ मच रिफ्रैक्शन विल अकर, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रेशियो है स्पीड की, लाइट की स्पीड की इन टू मीडियम्स, मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो देखिए जो ऊपर लिखा जाएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो नीचे लिखा जाएगा मीडियम उसको आगे लिखा जाएगा। जो ऊपर लिखा जाएगा उसके कंपैरिजन कर रहे हैं तो नीचे आएगा, और जिसके साथ कर रहे हैं वो ऊपर आएगा। अगर मैं करता स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू मीडियम 1, तो मीडियम 2 ऊपर आता, मीडियम 1 नीचे आता, एंड n2 n1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 हो जाता है। n यहां पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद रह जाएगा बच्चों आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कंपेयर करें किसके साथ? किसके साथ? एयर या वैक्यूम के साथ, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। रिलेटिव में तो क्या था? मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दो मीडियम के बीच में था। लेकिन यहां पे n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और v वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो हमारा है, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वो क्या था? रिलेटिव, क्योंकि कंपैरिजन था। बात समझ में आ रही है? अब जो डायमंड होता है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाईएस्ट अभी तक जो नॉन मटेरियल है उसमें है। तो अगर आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया हुआ हो और आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो आप रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, या क्या निकाल लेंगे? एब्सोल्यूट। बताओ। यस, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। तो n हमें दिया हुआ है 2.42, मीडियम 1 के कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और मीडियम 2 के हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? दिस विल बी द वैल्यू। सिंपल से न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, एकदम आसान से। अब देखिए दो मीडियम्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, रेयर मीडियम जहां पे स्पीड फास्ट हो, मतलब इसको हम कह सकते हैं गैस हो या लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड। रेयर मीडियम। डेंसर जहां पे पार्टिकल्स के बीच में गैप ही ना हो, सॉलिड हमेशा क्या रहेगा? डेंसर मीडियम, तो वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं? वही दोनों चीजें, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस लाइज इन द सेम प्लेन। ये है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एन ये आई है इंसिडेंट रे, और ये मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर। इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो एन साइन θ1 इज इक्वल टू, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, θ1 जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, θr जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे बना रही है। देखिए यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 22 डिग्री है। इसका मतलब ये रेयर मीडियम है, यहां पे स्पीड की लाइट ज्यादा है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, याद रहेगा। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी लाइट तो क्या होगा? रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होता है? रेयर टू डेंसर। भाई लाइट की स्पीड कम हो रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? और दूसरा उल्टा करें हम, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए बेटा, जल्दी से। उसी के ऊपर बेस्ड एक और प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है? सॉरी, कि जब लाइट
ट्रेवल करती है डेंस से रेयर मीडियम में, डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड इट इज इंसिडेंट एट एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से वो इंसिडेंट करती है, तो उसी डेंसर मीडियम में वापस से वो बाउंस बैक कर जाती है। तो ये कंप्लीट इनवर्ड रिटर्न ऑफ लाइट यहां से गई, ये क्रिटिकल एंगल था, इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुई तो बाउंस बैक कर जाएगी उसी मीडियम में, एंड दिस बाउंसिंग बैक टोटली इनवर्ड रिटर्न ऑफ लाइट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कंप्लीट इनवर्ड रिटर्न। अब क्रिटिकल एंगल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? देखो क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेंसर मीडियम में वो क्या होगा, 90 डिग्री, डेंसर मीडियम के लिए 90 डिग्री होगा, तो उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाएगा। अब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जाएगी, इसलिए उसका बाउंसिंग बैक हो जाता है, याद रहेगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे है उसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है हमारे पास बेटा, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे। उसके बाद क्या होगा, ये मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या होगी तीसरी, इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इसके बीच में जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, याद रह जाएगा पक्का। अब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, मैं वहां पे बताना भूल गया था आपको ये बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा लेंस की। मिरर की हमने बात करी कि एक साइड से पॉलिश सरफेस होता है और एक तरफ से शाइनी सरफेस होता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मिरर। यहां पे क्या है कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, जहां पे एक या दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। तो लेंस भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या कहता है, कॉर्नर्स पे थिन, सेंटर में थिक, कॉर्नर्स में थिन एंड यहां पे थिक हो गया। फिर ये कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि लाइट रेज यहां पे आके इकट्ठी होती है, जबकि उल्टा कर दे, थिन एट कॉर्नर्स, सॉरी थिक एट कॉर्नर, थिन एट सेंटर, लाइट रेज एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाए तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। बेसिक डिफरेंस पता चल गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का, याद रहेगा। चलिए अब इसके भी रूल्स एंड इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, लगभग वैसा ही है। पहला रूल क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, पासेस थ्रू फोकस। प्रिंसिपल पैरेलल है तो फोकस के थ्रू पास होगी। अब यहां पे आप सोच रहे हो कि F1 और F2 ये क्यों लिखे हुए हैं, बेटा लेंस के केस में हमेशा याद रखना क्योंकि दो सरफेसेस होते हैं तो दोनों तरफ फोकस हो सकता है ना, या नहीं हो सकता, दोनों तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, इसलिए C1 C2 F1 F2 आपको देखने को मिलेंगे। तो पैरेलल है तो फोकस पे, फोकस के थ्रू पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो कहां से इमर्ज करेगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। मिरर के केस में क्या था, सी के थ्रू पास हो रही थी तो वापस आ जाती थी, यहां पे सीधी निकल जाती है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता कहां रखा है, इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो क्या होगा जी, तो होगा ये कि जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आएंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस और कन्वर्जिंग है ये, तो कन्वर्ज कहां पे कर जाएंगी, एट F। तो पॉइंट साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, जो कि कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, याद रहेगा बच्चों मेरे। तो इमेज F पे है
सॉरी ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज एफ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे है तो इमेज एट एफ। दूसरा केस बियॉन्ड C1, वैसे ही सेम चल रहे हैं हम। बियॉन्ड C1 है, ये C1 इधर, C2 इधर, तो उसमें क्या था, उसमें क्या था बताओ। अब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन C1 एंड C2, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच में बनेगी। रियल और इन्वर्टेड होगी लेकिन डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी हमारे ऑब्जेक्ट से। फिर और पास आ जाओ, और पास आ जाओ एट सी, तो विदाउट एनी डेविएशन पास, है ना, पक्का। एट सी तो C2 पे बन जाएगी इमेज सेम साइज, क्योंकि डेविएशन ही नहीं हुआ, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। नाउ फोर्थ पॉइंट, F1 और C1, F1 और C, हम आप वही पास आते जा रहे हैं तो इमेज बड़ी होती जा रही है, तो बियॉन्ड C2 एनलार्ज, लार्ज साइज, एनलार्ज इमेज हो जाएगी, और क्योंकि कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ट होती चली जाएगी। फिफ्थ केस क्या कहेगा, और आगे चलो, फिफ्थ केस दिस वन कितना होगा, दिस वन एट एफ, नहीं ये तो हमारा हो चुका। फिफ्थ वन दिस वन एट F1, तो F इंफिनिटी से था, फोकस पे बनी थी तो फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बन जाएगी, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अब उल्टा, वहां पे भी उल्टा हुआ था, जब लेंस और F1 के बीच में है, इमेज कहां है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां है, लेंस और F1 के बीच में है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, हाईली मैग्निफाइड। और कैसी है, बिहाइंड द बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केसेस वहां थे, 6 केसेस यहां पे याद रखने हैं। अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, वहां पे भी रूल्स सेम, तो पैरेलल है। अब यहां पे वर्ड क्या आ जाएगा, अपीयर, डॉटेड लाइंस, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, इसका मतलब कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। डाइवर्स फ्रॉम द फोकस, सेम साइड ऑफ द लेंस। और रूल 2 क्या कहता है, पैरेलल है तो फोकस पे। तीसरा रूल क्या कहता है, सी ऑप्टिकल सेंटर में से निकल रही है तो सीधी विदाउट एनी डेविएशन, कोई नई बात नहीं, सेम है, तो बहुत ज्यादा टाइम वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। वहां पे भी 2 केसेस थे, यहां पे भी 2 केसेस हैं। इन्फिनिटी पे है तो F1 पे बन जाएगी, लेकिन कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉल साइज, पॉइंट साइज। ये एक एक चीज आप एक चार्ट बना लीजिए, उस पे सारे आ जाएंगे। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज बट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो यहां तक अब अपने मिरर और लेंस के सारे फॉर्मूलाज, सॉरी सारी पॉसिबिलिटीज की हमने बात कर ली, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल की जिस बेसिस पे आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब सिंपल वर्ड में होता है लार्ज साइज। मैग्निफिकेशन का मतलब लार्ज साइज, ठीक है। जैसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो जो लेंस बना होता है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास ही कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कि 10x, 40x, 45x उस पर लिखा होता है, तो मतलब 10 टाइम्स 40 टाइम्स बड़ा इमेज का साइज दिखाता है। तो यहां पे भी मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज टू ऑब्जेक्ट, माइनस V अपॉन U। इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं बेटा कई बार, तो V हाइट ऑफ इमेज, U हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मिरर्स फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला,
मैंने दोनों ही एक साथ इसलिए दिए हैं कि बेसिक डिफरेंस आपको पता चल जाए। बेसिक डिफरेंस ये है सिंबल का, सॉरी साइन का, कि फोकल लेंथ v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिर्फ डिफरेंस क्या है, लेंस फॉर्मूला में नेगेटिव और मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब और आगे चलो जी, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में ही, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ना, मैग्निफिकेशन हमारा हो चुका है। मिरर का और लेंस का कोई खास फर्क नहीं है, सेम ही होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपॉन u। अब पावर ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर। मतलब पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, और इसके ऐसे यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ क्या होता है, u माइनस वी अपॉन u भी कर सकते हैं हम। और फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन मीटर। अगर मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का कॉम्बिनेशन हो, एक से ज्यादा लेंस हो, तो क्या करेंगे, तो कैसे उनकी पावर निकाल लेंगे, बहुत आसान है, प्लस करते जाएं जितने भी लेंसेज है P1 P2 Pn तक, और ऐसे ही उनकी मैग्निफिकेशन को भी 1 अपॉन Fn तक। बट फोकल लेंथ के केस में क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, सॉरी फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन क्या है उनकी, मल्टीप्लाई होती जाएगी, m1 इंटू m2 प्लस सॉरी इंटू mn। अब ये तो सारी बात हो गई आपके चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी इब्बट है, कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, तो एक बार फटाफट आ जाओ। कहाँ जाओ जी, आपके स्टडी डेस्टिनेशन, कौन सा स्टडी डेस्टिनेशन, बायोनीति के कमेंट सेक्शन में। कहाँ ना है, नीति के कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है ना बच्चों, चलो तो देखिए कितना ब्यूटीफुल क्रिएशन है नेचर का। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ आईज पता होना बहुत जरूरी है। ये ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमारा इंटरेक्शन करवाता है विद दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। आईज आर पेयर्ड इन ह्यूमन बीइंग्स, लोकेटेड इन आई ऑर्बिट, protected by eyelashes and eyebrows, and they help us to detect light and color। ठीक है, नियरली स्फेरिकल होती है ह्यूमन आई, एंड डायमीटर की बात करें तो डायमीटर इज नियरली 1 इंच, 25 mm होता है, डायमीटर इज 25 mm। जो वॉल्स होती हैं, थोड़ा अगर डिटेल में जाएंगे तो उसके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं वॉल्स के ऊपर, एक्वस सॉरी कोरोइड एंड स्क्लेरा। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको कहीं नाम दिख जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बताया। आउटर लेयर इज स्क्लेरा, इनर लेयर इज कोरोइड। कोरोइड जो है वो इंटरनल रिफ्लेक्शन से और प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है सेंसिटिव पार्ट्स को। अब जो मेन पार्ट है, ये जो बल्जिंग पार्ट है, आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है, जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, इट इज द ओनली पार्ट जो सक्सेसफुली, सबसे ज्यादा सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट होता है, इसका सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट होता है। रीजन आप में से अगर कोई बता सके तो। ह्यूमन कॉर्निया इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब होता है जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और दूसरा, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच डायरेक्टली टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आ जाता है, सेकंड पार्ट इज नोन एज आइरिस। रिंग लाइक मस्कुलर टिश्यू है जो कलर और प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है। ये डायफ्राम की तरह काम करता है। एक सर्कुलर अपर्चर है और इस अपर्चर के सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज नोन एज प्यूपिल, विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आईज।
तो कॉर्निया, कॉर्निया के बाद आइरिस, आइरिस का सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? प्यूपिल। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर दैट इज आई लेंस। अब आई लेंस क्या करता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इसको इसकी पोजीशन में रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस सीलरी मसल्स। तो सीलरी मसल्स का काम क्या है? एडजस्ट करना, होल्ड करना लेंस को और फोकस का कर्वेचर सेट करना। ठीक। अब इस आई लेंस की वजह से जो आईज हैं वो दो एरियाज में डिवाइड हो जाती हैं। आगे का हिस्सा एक्वस ह्यूमर कहलाता है, पीछे का हिस्सा विट्रस ह्यूमर कहलाता है। तो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर दो एरियाज में डिवाइड हो गए। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है वो एक्वस ह्यूमर विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द कॉर्निया एंड लेंस, और जो लेंस और रेटिना के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, जो आई की शेप को मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है बेटा कि एक्वस ह्यूमर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, लेकिन विट्रस ह्यूमर किसी रीजन से पंक्चर्ड होकर अगर आई से बाहर निकल गया, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। याद रहेगा। चलिए, उसके बाद पीछे का जो हिस्सा है उसको कहते हैं रेटिना। डेलिकेट मेम्ब्रेन है, हाईली सेंसिटिव लाइट सेल्स होती हैं दो टाइप की, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड इंटेंसिटी बताएंगी कि डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, और कोन सेल्स कलर विजन के लिए हेल्पफुल होती है। तो रोड सेल्स रेस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कोन सेल्स रेस्पॉन्स टू कलर। ठीक है। अब बीज में कोन जो हनी बीज होती हैं, जो कोन सेल शेप होती हैं, वो इंडिगो और वायलेट के व्यू देख पाती है, जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है उसको देख पाती है, बट हम नहीं देख पाते। अब दो वर्ड और बता रहा हूं, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। दो वर्ड और हैं, ब्लाइंड एंड येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? देखिए, ये वाला पार्ट जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है और ब्रेन तक जाती है, तो इसके साइड वाला जो एरिया है वो लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। याद रहेगा। जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है वो एरिया लाइट के लिए इनसेंसिटिव है। और रेटिना के सेंटर पे पार्ट जहां पे ब्राइटेस्ट इमेज बनती है वो क्या कहलाएगा? येलो स्पॉट। तो दोनों वर्ड याद रह जाएंगे, ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट। चलिए, अब स्ट्रक्चर ऑफ आई के बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट कह सकते हो, कि एबिलिटी है हमारी आई लेंस की टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब इसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है एंड फार पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट इज वो मिनिमम डिस्टेंस जिससे पास हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली ना देख पाए, और ह्यूमन आई के केस में ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या है? नियर और फार पॉइंट का डिफरेंस पूछा है ना, तो व्हाट इज फार पॉइंट? इंफिनिटी। डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट इज नोन एज रेंज ऑफ विजन। तो ये इंफिनिटी होगी, तो 25 सेंटीमीटर से लेके और इंफिनिटी तक दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। ठीक। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन में सिलरी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या करती हैं वो? कि जब सिलरी मसल रिलैक्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आई लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, वो थिन हो जाएगा, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन जब सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो हम पास की चीजों पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। यही चीज तो है, सिलरी मसल्स रिलैक्स, लेंस थिन, फोकल लेंथ इंक्रीजेस। सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, लेंस थिक, फोकल लेंथ डिक्रीजेस। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इंफिनिटी, पावर ऑफ विजन सॉरी एरिया ऑफ विजन 25 से इंफिनिटी के बीच। अब ये जो प्यूपिल है ये कैसे काम करता है? अब इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल के सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है बताओ? सॉरी, आइरिस का सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? प्यूपिल। तो प्यूपिल जो आइरिस है वो प्यूपिल को एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करवाता है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईज। अब अगर लाइट है ब्राइट, देखिए क्या, लाइट इज ब्राइट, तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और कम अमाउंट
लाइट का एंटर होगा। आपने देखा होगा ना, बहुत एकदम से तेज लाइट आपकी आंखों में पड़ती है तो आंखें हमारी छोटी हो जाती है, बंद हो जाती है ऑलमोस्ट। लेकिन लाइट जब डिम है तो क्या होता है, तो हमारा पिपिल चौड़ा हो जाता है, एक्सपेंड करता है, जिससे ज्यादा अमाउंट की लाइट एंटर कर सके। आप थिएटर में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो तो क्या होता है, आप बैठे हो डिम लाइट में बैठे हो, लेकिन जब एकदम से बाहर आते हो मूवी देख के तो ब्राइट सनलाइट होती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, चुंदी आ जाती है कहते हैं ना। और जब एंटर करते हैं बाहर से तो हम देख नहीं पाते, हम अंधेरे में अपनी सीट को ढूंढते रहते हैं। तो ये ड्यू टू दिस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस। अब डिफेक्ट ऑफ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तीन आपको याद रखने हैं। मायोपिया क्या होता है, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। उल्टा है इसमें देखना, नाम क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती, ठीक है। तो कॉज क्या है, आई बॉल का इलोंगेशन हो जाता है, या जो कर्वेचर है आई लेंस का वो बढ़ जाता है। तो इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, ना सॉरी किस तरह करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, जिससे हमारे जो इमेज है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे बनने लग जाती है ना। इस केस में क्या होगा, अदरवाइज जो इमेज है कहां बनेगी, ब्लर्ड बनेगी, और पहले बनेगी या बाद में बनेगी, रेटिना से पहले बनेगी। तो इस वक्त देखिए फार पॉइंट मायोपिक आई का ये आई है, तो इमेज फॉर्मेशन हो रही है कहां हो रही है, बिफोर द रेटिना। अब हमने क्या यूज कर दिया, कॉनकेव लेंस यूज कर दिया, उससे क्या हो गया, करेक्शन हो गया, इमेज फॉर्मेशन दोबारा से वहीं पे होगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां होती है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इसका करेक्शन कर सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, या लॉन्ग साइटेडनेस में, कि हम दूर की चीजें तो देख पा रहे हैं लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाते, उसका रीजन क्या है, चलिए यही लिख देता हूं मैं, रीजन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है, एफ एनलार्ज हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, या आई बॉल स्मॉल हो जाएगी ड्यू टू एनी रीजन। तो ये दो पॉसिबल कॉजेज हैं हाइपरमेट्रोपिया के। तो करेक्ट कैसे करोगे बताओ, करेक्शन का आपको मैंने बताया, कॉन्वेक्स लेंस यूज करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। दोनों के दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, जैसे जैसे ओल्ड एज आती है ना तो पावर ऑफ अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है और नियर पॉइंट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो इस कंडीशन को प्रेस बायोपिया कहते हैं। और दोनों कंडीशन हो जाती है इसमें बाद में, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। ये क्यों हुआ, इसका कॉज क्या है, वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो बाइफोकल लेंस यूज कर सकते हैं। बाइफोकल लेंस में क्या करते हैं, बाइफोकल में इस तरह से एक लाइन होती है, तो नीचे की तरफ कौन सा लेंस होता है, चलो बता दो किसी को पता है तो, नीचे यूज करेंगे कॉन्वेक्स और ऊपर यूज होगा कॉनकेव लेंस। ठीक बच्चों, याद रहेगा। तो ये आई डिफेक्ट्स की बात होगी। अब कुछ और व्हाट यू से प्रोसेसेस हैं, कुछ और फिनोमिनन है जो रिलेटेड होते हैं, दैट उसमें से एक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। न्यूटन ने ये सबसे पहले करके दिखाया। विबग्योर जो सबसे पहले दिया गया वो इसी वजह से दिया गया कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक, व्हेन पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। और इसको उल्टा कर दें, आप इस तरह से एक सर्कल बनाइए, उस सर्कल पे सारे के सारे कलर्स बना दीजिए, 7 कलर्स, और उसको हाई स्पीड पे जब रोटेट करते हैं तो सिर्फ व्हाइट कलर दिखाई देता है। इट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क, इट इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क, ठीक। तो सीक्वेंस ऑफ कलर है वो इस तरह से आप याद रख सकते हो, दिस इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑल्सो। तो क्यों होता है कि व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। अब हमें वापस चाहिए, हमें तो हमारी व्हाइट लाइट वापस चाहिए, तो क्या करेंगे, दो प्रिज्म ले लेंगे, एक सीधा रखेंगे एक उल्टा रखेंगे, ठीक है, सेम रिफ्लेक्टिंग एंगल्स पे रखेंगे, तो जो व्हाइट लाइट थी डिस्पर्स हुई और फिर से वापस से वो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट।
अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन एज इट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो अलग अलग है अलग अलग एरियाज में। तो डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन एट इट पासेस थ्रू डिफरेंट एयर डेंसिटीज इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसकी वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हायर अपीयर होते हैं स्काई में रियलिटी से। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, एंड व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, बिकॉज प्लैनेट्स बहुत क्लोज हैं तो हमें एक्सटेंडेड सोर्स की तरह दिखते हैं, तो जो लाइट का वेरिएशन हुआ वो नलीफाई हो जाता है और ट्विंकलिंग इफेक्ट हो गया कम, और प्लैनेट्स की अपनी लाइट तो होती नहीं है, राइट। अब एडवांस सनराइज या डिलेड सनसेट क्यों होता है? सन अपीयर 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड सनसेट आफ्टर 2 मिनट्स एक्चुअल सनसेट से। ये भी क्यों? इस जो सन की डिजिस का है ना वो फ्लैट अपीयर होती है इस टाइम पे। मैं और समझाता हूं इसको, और समझाता हूं मैं। ये अर्थ है, चलिए हमारी यहीं पे समझा देते हैं इसको। ये अर्थ है हमारी। तो जो पर्सन, जो ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है उसको सन यहां पे दिख रहा है। अब ये होराइजन है, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये पोजीशन की बजाय वो यहां पे दिखाई दे रहा है, और सनसेट के टाइम पे यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब अबव एंड बिलो द होराइजन। तो इसलिए 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद हो जाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? मैंने अभी बताया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है कि जब लाइट एक दूर के स्टार से एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो रेयर मीडियम है, रेयर टू डेंसर मीडियम। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। वो आंसर आपको मिल गया होगा जो मैंने कहा था, कमेंट सेक्शन में लिखो। तो उसकी वजह से जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है व्यूअर के लिए वो चेंज हो जाती है, इट अपीयर्स हायर। उसके अलावा जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक रीजन्स हैं उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। सो स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग, याद रह जाएगा। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी मैंने बताया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्प्लिटिंग नहीं, वो क्या था? डिस्पर्शन था। व्हेन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स एंड री-इमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, या हम कह सकते हैं इट इज डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में से जा रही है, पास हो रही है, उसके पार्टिकल के साथ जब इसका इंटरेक्शन होता है तो अपने पाथ से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एंड इसमें एक लॉ आपको अगर याद रह जाए तो रेलिग्स लॉ, रेलिग्स लॉ ऑफ स्कैटरिंग, वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू रेलिग्स लॉ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट of a wavelength lambda is inversely proportional to 4th power of wavelength, inversely proportional to 4th power of wavelength, कि intensity of light of wavelength lambda present in scattered light is inversely proportional to 4th power of lambda। ठीक है, इट इज नोन एज रेलिग्स लॉ। तो इसके भी दो तीन एग्जांपल हैं। टिंडल इफेक्ट भी इसी में आता है, ये रहा। रेड सन एट सनराइज एंड सनसेट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सारे के सारे किस वजह से हैं बेटा? सारे के सारे किस वजह से हैं? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट की बात करें, चाहे हम इसकी बात, रेनबो फॉर्मेशन नहीं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की बात करें, नो ये तो हो चुका हमारा पहले, ये हो चुका हमारा। ये तीनों जो फिनोमेना मैं बता रहा था, रेड सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है थ्रू एटमॉस्फेयर, तो जो ब्लू लाइट है वो सबसे दूर स्कैटर्ड होती है, रेड लाइट लॉन्गर वेवलेंथ की है, ऑब्जर्वर की आई तक पहुंच जाती है और वो रेड अपीयर होता है। इसी तरह स्कैटरिंग की वजह से जो स्मॉल एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, तो ब्लू लाइट जो शॉर्टर वेवलेंथ की है उसको सबसे ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, तो उसका ही ब्लू अपीयर हो जाता है। टिंडल इफेक्ट, ये तो आपने सबने देखा होगा घर में, आपने जो एक आउटलेट होता है या जिनको हम कहते हैं कि
होल होता है, उसमें से जब लाइट अंदर एंटर करती है, या इवन सिनेमा हॉल में आपने देखा पीछे से जब लाइट स्क्रीन पे गिरती है तो उस लाइट के पाथ में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक थ्रू पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल देन द लाइट पाथ बिकम विजिबल। तो ये छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब एक रेनबो फॉर्मेशन की ओर बात कर लेते हैं। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो स्काई में अपीयर होता है आफ्टर रेन। ये भी डिस्पर्शन की वजह से होता है, डिस्पर्शन सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, कि सनलाइट आई उस वाटर ड्रॉपलेट पे गिरी जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो रेनबो हमेशा जो सन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट क्यों बनता है? क्योंकि जो ये वाटर ड्रॉपलेट है ये छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, तो ये रिफ्रैक्ट कर देगी, डिस्पर्स कर देगी इंसिडेंट सनलाइट को, और देन इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जब रेन ड्रॉप से लाइट बाहर आती है तो ये अपने कलर शो करती है टू द ऑब्जर्वर व्हिच इज नोन एज रेनबो। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाने के लिए आप कोई भी स्लाइड इसमें से यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप यहां से भी लिख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट आप यहां से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा वाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ये मैंने आपको मल्टीपल ऑप्शन इसीलिए दिए हैं कि इफेक्टिवली आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, इसके अलावा फिर भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन पे आके फटाफट पूछ लीजिए। तो ये फिजिक्स के दोनों चैप्टर, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड ह्यूमन आई एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, फटाफट आओ। तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का सिलेबस कंप्लीट कर लिया बेटा वन शॉट्स में। अगर आपने बायो और केमिस्ट्री नहीं देखा है तो फटाफट आप देख सकते हैं बायोनीति के चैनल पर। इसके बाद हम पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड होंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।